एक बार फिर से स्वागत है इस जीआर स्टडी हब में, आपका अपना प्यारा पढ़ाई से पूर्ण चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली बार अपन ने हिंदी की कक्षा में पढ़ा था व्याकरण और उसके अंग। व्याक्रिया अनेन इति व्याकरणम, परिमार्जित नियमावली शुद्धता उस भाषा को पुष्टता देती है, ये अपन ने पढ़ा था। अब आज हमारा टॉपिक होगा वो उसका एक भाग ही है, वर्ण विचार। व्हाट? वर्ण विचार, शब्द विचार भी कह सकते हैं। वर्ण विचार में क्या चीजें होती है? इसमें तीन स्पष्ट शब्द होते हैं, जैसे कि ध्वनि, अक्षर और वर्ण। तीनों का एक बार में अपन कई बार एक ही अर्थ मान लेते हैं कि भाई ध्वनि, अक्षर, वर्ण क्या है? एक ही चीज है, जो अक्षर है वही वर्ण है वही ध्वनि। नहीं, इनके कुछ तथ्य निर्धारित हैं, इनके कुछ नियम निर्धारित, इनकी कुछ स्पष्टता निर्धारित। ध्वनि क्या है? ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज, साउंड, अंग्रेजी बोले तो ध्वनि वो है जो मुंह से बोली जाए। मुंह से बोली जाने वाली चीज क्या है? ध्वनि। दूसरा हमारा था वर्ण। वर्ण क्या है? जो ध्वनि अपन बोलते हैं उस ध्वनि का लिखित रूप। कैसा रूप? लिखित रूप। मैंने बोला ध्वनि, अक्षर, वर्ण, मुंह से बोली जाने वाली ध्वनि का लिखित रूप, वर्ण विचार, शब्द विचार। ये तो ध्वनि थी, आपने सुनी और मैंने इसको यहाँ पे अंकित कर दिया, लिख दिया, तो ये लिखित रूप हो गया। और ध्वनि का लिखित रूप को क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और उसके बाद हमारा अगला आता है अक्षर। अक्षर क्या है? राम एक अक्षर, मॉम, डैड, मैन, हाय, विकास, दम, कम, नम, जम, वहम, अहम, प्रेम, प्रतिभूति, विध्वंस, आक्षेप, विक्षेप, तौर, तरीका, नरम, गरम, धर्म, ये सारी चीजें किसमें आई? अक्षर। तो अक्षर को आप किस रूप में परिभाषा देंगे? अक्षर की परिभाषा यह होगी कि अक्षर मीन्स जो शब्द हमने बोले थे ध्वनि का समूह है। ध्वनि का समूह, ध्वनि के समूह है। ध्वनि के समूह बोला तो कुछ ध्वनियां, जैसे एक अपन राम, राम में कौन कौन सी? र, आ, म, अ, चार वर्ण उसमें आए। जिन वर्णों को अपन मुंह से बोले वो ध्वनि हुई, और उन ध्वनि का समूह हुआ, वो क्या हुआ? अक्षर हुआ। तो ध्वनि के समूह है वो क्या है? अक्षर। तो ध्वनि के समूह है जो एक ही श्वास आघात में बोले जा सके। ध्वनि के समूह जो एक ही श्वास आघात में बोले जा सके उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मॉम, मैन, राम, नाम, काम, आम, दाम, इच्छा, एक ही आघात में बोले जाते हैं।
मोम मेम राम नाम काम आम दाम इच्छा, एक ही श्वासागत बोलोगे तो वो क्या हो गए? अक्षर। ध्वनि, वर्ण और अक्षर, इन तीनों का अलग अर्थ है, कोई भी इसे समेट कर तीनों को एक ना करें, इसे अन्यथा भी ना लें। हमेशा परीक्षा के अंदर कई बार इसके सवाल भी आते हैं कि ध्वनि का वह रूप जिसे लिखा जा सके तो वो वर्ण होगा, या भाषा का वह रूप जिसे बोला जा सके वो ध्वनि होगी। भाषा का वह रूप जो एक श्वास आघात में बोला जा सके और कुछ ध्वनियों का समूह हो तो वो क्या होगा? अक्षर होगा। इस प्रकार से सवाल आते हैं, बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर अपन इसको तीनों का एक ही अर्थ मान लेते हैं तो फिर तो अर्थ और अनर्थ दोनों आपके सामने होंगे, अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए जो भी चीज आपको दिख रही है उसे समेटे नहीं, उनके अलग अलग अर्थ जाने का, वाकई में ये एक है या अलग ही है। कई बार ऐसा होता है एक हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जैसे ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों एक ही अर्थ मान रहे थे अपन, तो भाई क्या वही चीज है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया क एक ध्वनि है, बोला इसलिए ध्वनि है, लिखा तो वर्ण हो गया, और क और एक और साथ में जोड़ दिया शब्द कर्म तो वो क्या हो गया? अक्षर हो गया, क्योंकि ध्वनि का समूह हो गया, राइट। तो ध्वनि, वर्ण और अक्षर ये तीनों अलग हैं, मुंह से बोली जाने वाली ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और ये अक्षर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, ये ध्वनियां किस रूप में हमारे सामने होती है और ये भाषा को किस प्रकार स्पष्टता देती है, किस प्रकार ये भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। इन वर्णों को उच्चारण के अनुसार दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। अब एक कंठ है, तालव्य है, वो आगे की चीज होगी, यह केवल उच्चारण, किस आधार पर उच्चारण? फेफड़ों से उच्चारण, फेफड़े और मुख विवर, उच्चारण के अनुसार ये दो भाग हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? इसका पहला रूप होगा जिसे अपन क्या कहेंगे? स्वर, और इसका दूसरा जो भाग होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। और स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? किस आधार पे किया? फेफड़ों से एक आवाज निकली ध्वनि के रूप में, और कहीं पे भी उस श्वास ने टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, निर्बाध आवाज बिना किसी रुकावट के बाहर निकल गई, वो कौन सी चीज होगी? स्वर। और एक जिसमें श्वास निकली तो सही, लेकिन इधर उधर टकराते हुए, या तो हमारे कंठ से टकराई, या हमारे तालू से टकराई, या जीवा से टकराई, होठों से टकराई, मुंह के आकार को बदला, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी? व्यंजन हो जाएगी। तो स्वर क्या है? वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से फेफड़े से श्वास के रूप में बाहर निकलती है, वो क्या है? स्वर। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। मुख का आकार जरूर परिवर्तित था, लेकिन कहीं पर यह चीज नहीं आई कि भाषा या जो श्वास निकली उसकी वजह से
जरूर थोड़ी जीभ में फूला हुआ, लेकिन वो कहीं टच नहीं। तो ये सारी क्या चीजें होगी? स्वर। अ, आ, ए, ऐ, औ, ये सारे क्या चीजें? स्वर। व्यंजन क्या है? जिनमें ध्वनि श्वास के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलते वक्त उसमें रुकावट आती है, कहीं न कहीं वो स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यंजन। उसकी भी परिभाषा, वह ध्वनि जिसमें श्वास फेफड़ों से बाहर निकलते समय, वह ध्वनि जिसमें श्वास फेफड़ों से बाहर निकलते समय मुख के किसी भाग को स्पर्श कर निकलती है, वो क्या है? व्यंजन। जैसे क जीवा कंठ से टकराई, क। म, 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 होठ आपस में टकराए, हवा निकलने से पहले मुंह बंद हुआ, फिर एकदम से हवा निकली, तो वो क्या हो? म। य हमारे जी विच्चु यशाणाम तालु, तालु से टकराए। तालु से टकराए। मुर्दा से टकराई। तो ये सारी चीज इनके आधार पे ही इनके आगे रूप आएंगे कि भाई कौन सा कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है। ये सारी चीजें अपन व्यंजन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा तो वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से फेफड़े से श्वास के रूप में बाहर निकलती है वो स्वर कहलाती है। और इन स्वरों को आज हम पढ़ेंगे। स्वर के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ये सारी चीजें किसमें आएगी? स्वर में आएगी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसे लिख सकते हो। अब हम स्वर के भागों को जानेंगे। मात्रा काल की दृष्टि अलग अलग प्रकार है, जैसे कोई न कोई आधार होता है, उस आधार पर उसके प्रकार किए जाते हैं। अब ये स्वर होंगे जिसे अपन मात्रा काल की दृष्टि से करेंगे, जीभ किस भाग से उठती है उसके आधार पर भी करेंगे, अनुनासिक है अनुनासिक है उस आधार पर भी करेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें आएगी। तो हम स्वर का पहला प्रकार लेते हैं मात्रा काल की दृष्टि से। मात्रा काल की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से? तो नंबर 1 मूल स्वर, या हर्ष स्वर। मूल स्वर, हर्ष स्वर, ये क्या नाम है? इसमें मूल स्वर, हर्ष स्वर और एक इसका नाम लघु स्वर। ठीक है।
अब मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। नाम से ही पता चल रहा है लघु यानी कि छोटा, ह्रस्व छोटा। कैसे, किस आधार पे छोटा? मात्रा काल की दृष्टि से ओ, ई, उ, री। कौन कौन से है इसमें? ओ, ई, उ, री। वैसे री का उच्चारण तो आजकल वो दूसरे वाले री के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे ह्रस्व स्वर में आता है। वैसे री बोलते री, यही री है। अब इस री को भी री बोलते हैं और ये री 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 री, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण का नियम अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। अब ये ह्रस्व स्वर किस आधार पे है? इनको बोलने में जितना समय लगता है वो सबसे कम है। इनकी अपेक्षा जो लघु स्वर होंगे, जो दीर्घ स्वर होंगे, उन दीर्घ स्वरों में या गुरु स्वरों में जो समय लगेगा वो इनसे ज्यादा होगा। अ, ई, उ, री, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर आ, आवाज को और खींचा गया, ई, और खींचा गया उससे आगे, और उ, ए, आई, इसमें समय ज्यादा लग रहा है। अ, ई, उ, री, इनमें समय कम लग रहा है, इसलिए ये कौन से स्वर हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है। और अब इसका अगला पार्ट नंबर 2, जिसमें आते हैं हमारे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। पीछे बचे वो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, जिनमें उच्चारण का समय इनकी अपेक्षा अधिक लगता है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर। अब ये इनके दो प्रकार हो गए, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। मूल स्वर को साथ में इसीलिए लिया है। मूल स्वर वैसे इनके साथ में नहीं, लेकिन मूल स्वर को साथ में लेने का तात्पर्य यही है कि मूल स्वर में केवल ये चार ही हैं, इनके माध्यम से दूसरे स्वर बनते हैं। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर और अयोगवा वगैरह जो अपने आगे आएंगे, उसमें मूल स्वर में सिर्फ यही चार चीजें होगी जो ह्रस्व स्वर में होगी। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इसे और किस रूप में देख सकते हैं? तो क्या मूल स्वर के रूप में, क्योंकि मूल स्वर में भी यही चार चीजें आती है, इन्हीं से बाकी स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये सारी चीजें किसमें आ गई? ह्रस्व स्वर और लघु स्वर में आ गई। ये इसका दूसरा रूप था। अब अपन इसके तीसरे रूप की अगर बात करें तो तीसरा रूप, वैसे प्रकार मैंने यहाँ पे दो ही लिखवाए हैं, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से इसका तीसरा रूप क्या होता है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं, संस्कृत की दृष्टि से, ठीक है। संस्कृत की दृष्टि से इसका तीसरा रूप कौन सा? प्लुत स्वर। अब हम प्लुत स्वर, इसमें जैसे बताया कि मूल ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगा कितना? एक मात्रा का। दीर्घ स्वर दो मात्राओं का समय। प्लुत स्वर क्या चीज है? तीन मात्राओं का समय या उससे अधिक। तीन मात्राओं का समय कैसे लगेगा? तीन मात्राओं का समय आपने प्लुत स्वर के रूप में, उदाहरण के रूप में अपन ने लगभग एक ही शब्द पढ़ा है। आपने भी अगर कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। ओ, ओम का उच्चारण लंबा क्यों करवाया जाता है? ओम। एक बोला ओ, वो कौन सा था? गुरु स्वर था। ओ डबल मात्रा ही लगी क्योंकि उसमें अ और उ शामिल था। अ उ कौन से? ये वाले और ये अपन शुक्त स्वर में आगे बढ़ेंगे किस प्रकार शुक्त स्वर बनते हैं। तो दो मात्राएं में समय लग गए, इसमें तीन। ओ, ये कहता है कि इसको आप दो बार दोहराइए, तो ये ओ और
और भी कई जैसे इसमें शब्द होते हैं जिसमें अगर ये वाला निशान, ये हमारे प्लुत स्वर की निशानी, अगर ये कहीं भी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर के लिए अमूमन एक ही उदाहरण ओम, सीधा स्पष्ट याद रहता है। तो हमारे तीन मुख्य मात्रा काल की दृष्टि से हो गए स्वर के प्रकार, दो जो हिंदी की दृष्टि से और संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो उसका तीसरा प्रकार होगा वो प्लुत स्वर होगा। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वो है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर वो है जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है, और प्लुत स्वर में तीन या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है। जिसमें जितनी मात्राएं ज्यादा होगी उतने ही इस निशान के साथ में जुड़े रहेंगे। जैसे इसको अगर लंबी मात्रा में करना होगा उसको ओमकार का उच्चारण, तो वो ऐसे होगा ओम, जितनी बार ये बढ़ेगा आवृत्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण के रूप में ऐसे करते हैं ओम। मुख्य रूप से आज के अपन जो स्वर चैप्टर पढ़ा, उच्चारण के फेफड़ों के उच्चारण के आधार पे दो प्रकार हुए, स्वर और व्यंजन, जिसमें श्वास फेफड़ों से अगर बिना गति के निर्बाध रूप से बाहर निकलती है तो वो स्वर है, और कुछ बाधा उत्पन्न होते हुए रुकावट के साथ निकलती है तो वो व्यंजन है। और उनके अलावा अगर उसमें कुछ स्वर और व्यंजन, अब स्वर में अपन पढ़े तो स्वर मात्रा काल की दृष्टि से दो प्रकार हुए हिंदी की दृष्टि से, और संस्कृत की दृष्टि से पढ़े तो उसमें तीन प्रकार हो जाएंगे, तीसरा होगा प्लुत स्वर का। इसमें अपन ने यही पढ़ा एक मात्रा का समय जो ह्रस्व स्वर है, और दो मात्राओं का समय गुरु स्वर है या दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर में तीन या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है। तो आज का चैप्टर यही क्लोज होता है, आगे स्वर के और प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और इस GR स्टडी हब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।